हेलो बच्चों, वेलकम टू बीइंग स्कॉलर। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त मोहित अविचल तिवारी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का फ्रेश बैच। और इस फ्रेश बैच में जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो जो पॉलिटिकल साइंस का हम यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, चैप्टर फर्स्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज़ पावर शेयरिंग। तो बच्चों, जब भी हम पावर के शेयरिंग की बात करते हैं, ये बोर्ड थोड़ा ऐसे ऐसे डांस करता है, डांसिंग बोर्ड है, तो आप लोग डांसिंग बोर्ड पे ध्यान ना देना, कंटेंट पे ध्यान देना। सबसे पहले आपको अगर पावर शेयरिंग समझना है तो वो एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगा। और मैं यहाँ पे बात करता हूँ एक स्कूल का। जैसे कि मान लो आपका कोई स्कूल है ना, इस स्कूल के आप क्या हो, स्टूडेंट हो। तो क्या बेटा इस स्कूल में, अब आप सोच रहे हो कि सर आपने झोपड़ी बना दी, झोपड़ी जैसा स्कूल क्या होता है? तो बच्चे इमेजिन करना है, मैथमेटिक्स में भी तो एक्स वाई इमेजिन करते हो ना, यहाँ कर लो कि ये क्या है, प्यारा सा स्कूल है। और बेटा इस स्कूल में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्कूल का कार्यभार संभालते हैं, काम संभालते हैं स्कूल का। तो इस स्कूल में सबसे पहले भाई कुछ लोगों को ड्रॉ किया जाए, फिर मैं बताऊंगा ये लोग हैं कौन, है ना। अब देखिए, ये जो दो लोग यहाँ पे हैं, ये आपके प्रिंसिपल और डायरेक्टर, ठीक है। ये यहाँ पे हैं टीचर्स, ये यहाँ पे आप क्या हो, स्टूडेंट। तो बेटा ये प्रिंसिपल और डायरेक्टर सर के पास कुछ पावर्स होती हैं, जिन पावर्स से टीचर्स को वो रिक्रूट करते हैं। अब ये टीचर्स जो हैं आपको पढ़ाते हैं, है ना। तो ये स्कूल प्रॉपरली रन करता है, ठीक है। अब आप लोग जो पढ़ते हो, तो इस पढ़ने के एवज में आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे फीस डिपॉजिट करते हो। और जो फीस डिपॉजिट करते हो, उसी फीस से इन टीचर्स को क्या दी जाती है, सैलरी दी जाती है ना। तो ये फीस यहाँ जाके क्या बन जाती है, सैलरी बन जाती है। तो बेटा कहने का मतलब यहाँ ये है कि इस स्कूल को सही तरीके से चलाने के लिए जितना रोल प्रिंसिपल और डायरेक्टर का है, उतना रोल टीचर का भी है ना। यानी कि पावर की क्या हो रही है, यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। और इससे फ़ायदा किसको हो रहा है, आप स्टूडेंट्स को हो रहा है। यानी कि स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए पावर की शेयरिंग हो रही है, कहाँ पे, स्कूल में। सिमिलरली उसी तरह से सिटीजन्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स की जगह, इन प्रिंसिपल डायरेक्टर टीचर्स की जगह आ जाएगी हमारी गवर्नमेंट, और इस स्कूल की जगह आ जाएगी हमारी कंट्री, है ना। तो बेटा यही है पावर शेयरिंग का बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि कैसे पावर की शेयरिंग होती है। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो बेटा पावर शेयरिंग के कंटेंट में हमें सबसे पहले यही जानना होता है कि पावर शेयरिंग होता क्या है। आपने ये जान लिया यहाँ पे कि पावर शेयरिंग होता क्या है। अब बेटा पावर शेयरिंग चैप्टर में, इस चैप्टर की शुरुआत ही एक कहानी से होती है। तो बेटा सबसे पहले इसको हम हटाएं। तो बेटा जी क्या है कि ये जो भी हमारा ये चैप्टर है पावर शेयरिंग, इसमें बेसिकली हमें सबसे पहले दो कंट्री के बारे में जानना है। पहली कंट्री है आपकी बेल्जियम और दूसरी कंट्री है श्रीलंका। तो श्रीलंका के बारे में जानने से पहले हम बेल्जियम के बारे में जानेंगे। और जब भी हम किसी जगह के बारे में जानते हैं, किसी जगह के बारे में डीप स्टडी करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में डीप स्टडी करते हैं, तो उसे हम नाम देते हैं केस स्टडी का। यानी कि बेटा ये जो पावर शेयरिंग चैप्टर है, इसमें आपको जो हमने पहला टॉपिक पावर शेयरिंग के मीनिंग के बाद हमने जानना है, वो है बेल्जियम की केस स्टडी। तो बेटा जब हम बेल्जियम की बात करते हैं, जब आप कहीं की भी केस स्टडी करोगे तो सबसे पहले वहाँ की डिटेल्स के बारे में आपको जानना होगा। तो जब हम बेल्जियम की बात करते हैं, तो बेटा बेल्जियम में क्या है कि ये एक मतलब इसके, जब आप यूरोप में पड़ता है, ये सबसे पहले यूरोप में पड़ता है, यूरोप स्मॉल कंट्री, यूरोप का एक बड़ा छोटा सा कंट्री है। उसके अलावा एक और यहाँ का फीचर ये है कि इसकी जो बॉर्डर्स है ना, ये 3 जगहों के साथ लगती हैं। और वो इसके 3 बॉर्डर्स, इसके बॉर्डर्स जिन 3 जगहों के साथ लगती हैं, वो जगहें हैं आपके नीदरलैंड्स। ये सारी डिटेल ध्यान में रखना, तभी आगे समझ में आएगा। फ्रांस, नीदरलैंड, फ्रांस, और फ्रांस के बाद आता है बेटा आपका जर्मनी, ठीक है।
नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी। तो बेल्जियम के बारे में अभी तक हमने ये जाना कि यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है, बॉर्डर लगती है नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी के साथ। अब बेटा पावर शेयरिंग की बात करते करते हम बेल्जियम में क्यों घुस गए? क्योंकि बेल्जियम में कुछ ऐसा हुआ था जो बहुत ही सही एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग का, जिस पे हम अभी आएंगे। अब आपने देख लिया छोटी कंट्री है, बॉर्डर बड़ी बड़ी जगहों के साथ लग रहा है। अब आपको ये जानना है कि यहाँ पे लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से था। तो बच्चों यहाँ पे 3 तरह की भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे। डच, सॉरी इसको ऐसे नहीं बताऊँगा, यहाँ पे स्पेस कम है, इधर बताता हूँ। डच पहला, डच के बाद वो लोग थे जो लोग बोलते थे फ्रेंच, और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बाद आते हैं वो लोग जो कि बोलते हैं जर्मन। तो इस जगह पे जो लोग डच बोलते थे उनकी परसेंटेज थी 59%, और ऐसा माना जाता है कि ये फ्लेमिश रीजन को बिलोंग करते थे। माना क्या जाता है, बिलोंग करते ही थे, और इनकी परसेंटेज कितनी थी, 59%। फ्रेंच बोलने वाले लोगों की परसेंटेज थी 40%, है ना, और ये बिलोंग करते थे आपको वैल्कोनिया रीजन से, वैल्कोनिया रीजन। अब बच गए अपने जर्मन वाले, तो भाई साहब डच 59%, फ्रेंच 40%, तो बचे खुचे जो भी थे वो बोलते थे जर्मन। यहाँ मैं परसेंटेज की बात जानबूझ के नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा रिसर्च करो कि अगर 59 यहाँ है, 40 यहाँ है, तो जर्मन कितने होंगे। एक बार बुक पढ़नी भी तो ज़रूरी है ना। तो जर्मन में मैं यही लिखूँगा यहाँ पे रिमेनिंग, है ना। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि जर्मन में कितने परसेंट, सॉरी बेल्जियम में कितने परसेंट लोग थे जो कि जर्मन बोला करते थे। जनरली इन जर्मन बोलने वाले लोगों को बेल्जियंस कहा जाता था, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि बेल्जियम एक जगह थी, कहाँ पे, यूरोप में। इसके बॉर्डर लगते थे नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी के साथ। यहाँ के लोग जो थे ये 3 तरह की भाषा बोलते थे, पहली डच, दूसरी फ्रेंच और तीसरी निकल के आती है जर्मन। डच बोलने वालों की परसेंटेज थी 59%, फ्रेंच बोलने वालों की परसेंटेज थी 40%, और जर्मन बोलने वालों की परसेंटेज आपको पता करके बताना है। डच बोलने वाले किस रीजन से बिलोंग करते थे, फ्लेमिश रीजन, फ्रेंच बोलने वाले वल्कोनिया रीजन, और जर्मन बोलने वाले बेल्जियन रीजन से बिलोंग करते थे। तो बेटा अब ये तो मेन बेल्जियम की बात हो गई, लेकिन ब्रुसेल्स में सीन कुछ और था। ब्रुसेल्स क्या था, बेल्जियम का कैपिटल था। तो बेल्जियम के कैपिटल में ब्रुसेल्स में सीन कुछ और था। उस सीन को जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जब हम बात करेंगे ब्रुसेल्स की, ठीक है, ब्रुसेल्स क्या था, कैपिटल था बेल्जियम का। यहाँ पे जो लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूशन था वो थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ पे अलग भाषा के लोग थे, और सेंटर में यानी कि मेन बेल्जियम से बहुत ही डिफरेंट था यहाँ का लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जनरली परसेंटेज हमारी 80% और 20% की थी। भाई 80% लोग जो हमारे ब्रुसेल्स में रहते थे यानी बेल्जियम के कैपिटल में रहते थे वो लोग फ्रेंच बोला करते थे, और जो 20% लोग रहते थे वो लोग डच बोला करते थे। तो फ्रेंच और डच की बात यहाँ पे हो गई। अब आपने देखा कि बेल्जियम में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन था। 59% लोग डच बोलते थे, 40% लोग फ्रेंच बोलते थे, और बाकी के जर्मन बोलते थे। लेकिन ब्रुसेल्स में सिर्फ 80% और 20% का था। तो यहाँ हमने ये चीज़ देखी कि सेंटर का डिवाइडेशन और स्टेट का डिवाइडेशन बड़ा ही अलग है। सेंटर में हमने क्या सीन देखा था बच्चों कि डच बोलने वाले थे 59%, यहाँ लिखना एक बार ज़रूरी है क्योंकि आप वीडियो में बार बार पीछे जाके थोड़ी ना देखोगे। उसके अलावा जर्मन बोलने वाले आपको मालूम करना है तो वो मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे। फ्रेंच बोलने वाले लोग थे 40%, बट अगर आप स्टेट की बात करते हो तो यही फ्रेंच जो यहाँ 40% लोग बोलते थे इस स्टेट में यानी कि इसके कैपिटल में, यहाँ में मुझे कैपिटल लिखना चाहिए, कैपिटल में फ्रेंच बोलने वाले लोग थे 80%, और डच बोलने वाले लोग आप देख रहे हो कि 20%। तो ये आप देख रहे हो ना कि एक अलग तरह का कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, कि जो हमारे देश में मैक्सिमम लोग जो हैं वो अलग तरह का सेपरेशन रख रहे हैं लैंग्वेज में, अलग ही डिस्ट्रीब्यूशन है, और कैपिटल में अलग है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है ना। कि मैं अगर ये बात बोलूँ कि पूरे भारत में हिंदी बोलने वाले लोग 75% हैं और इंग्लिश बोलने वाले लोग 25% हैं, और मैं ये बोलूँ कि इंग्लिश बोलने वाले लोग न्यू दिल्ली में 90% हैं और हिंदी बोलने वाले लोग 10% हैं,
तो जहाँ पे ओवरऑल हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, वहाँ के कैपिटल में हिंदी कम कैसे बोली जाती होगी? तो ये है रीज़न डिस्कशन का। तो बेटा इस वीडियो को करते हैं यही समाप्त। वीडियोस बहुत ही शॉर्ट होने वाली हैं, ये वीडियोस यही समाप्त होगा। इसके आगे की डिटेल लेके मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार और कीप लर्निंग।